चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आ गए हैं हम लोग फिर से आज की कार्यक्रम में। आज फिर से हम लोग 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि डेली मैं आपको 8 बजे से ये डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर तैयार रहें इस डिस्कशन में। और 40 क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। ज़्यादा समय गंवाना उचित नहीं होगा, इसलिए सीधे सीधे टू द पॉइंट पर आते हैं। और आज का पहला सवाल अलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले एक्स वाई का मान -6 है। एक्स क्यू वाई क्यू हमारे पास 19 है। कहा कि 1/x की पावर -1 1/y की पावर -1 का मान क्या होगा। तो देखो 1/x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है। 1/y की पावर -1 का मतलब 1/y होता है। x जाएगा ऊपर तो x हो जाएगा, y जाएगा ऊपर तो y हो जाएगा। x प्लस वाई का मान क्या होगा, इसी का मान हमसे पूछा गया। अब आप देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ये क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू, है ना, -3ab और इंटू ए प्लस बी बराबर कितना, 19। अब क्या करें, अब यहां से आपको ऑप्शन पुट करना चाहिए। देखिए कैसे। पहली बात, x प्लस वाई का ये हमारे पास होल क्यू है, -3xy। तो एक्स वाई का मान रख दो मेरे दोस्त, एक्स वाई का मान यहीं पे रख दो -6। तो -3 और -6 हो जाएगा कितना, 18। तो ये 18 हो गया और ये हो गया x प्लस वाई, और बराबर कितने, ये हो जाएंगे 19। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यू प्लस 18 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 19। क्या करना चाहिए यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देख लो, एक्स प्लस वाई के जगह पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो 1 का क्यूब 1 प्लस 18 इंटू 1 बिल्कुल 19 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन से एक्स प्लस वाई का मान 1 रखने के कारण सेटिस्फाई हो पा रहा है, इसलिए यहाँ x प्लस वाई का मान कितना होगा, 1। अब आप में से जितना भी 1 एक्स प्लस वाई का मान 1 पुट किए होंगे उनका सेटिस्फाई हो गया, और जिन्होंने नहीं पुट किया होगा उनका सेटिस्फाई नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहां देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 20। तो बताइए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूं, क्या मेरे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर +2 ए बी बी सी और ये सी है। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, 20, +2 इंटू ए बी बी सी और सी ए कितना है, 8। यानी ये हो जाएगा हमारा 36। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, एकदम ध्यान से देखना, तो इधर मेरे दोस्त रूट हो जाएगा, √36 का मान हमारा 6 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 6 हो गया। अब अपना बिल्कुल आसान हो गया इसे निकालना। ओके, वो कैसे, देख मेरे दोस्त, आप पहले ये समझो ये जो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर, एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का फॉर्मूला है। यानी इस ये जो है ना वो इसका फॉर्मूला है। तो क्या इसका केवल यही एक फॉर्मूला होता है, नहीं नहीं, इसका और भी फॉर्मूला होता है ना। और भी फॉर्मूला होने का मतलब ये हो गया कि मेरे दोस्त ए क्यू बी क्यू, अरे भैया इसका मान मांगने का मतलब है कि इसका मान मांग रहा है, क्यों, क्योंकि ई जो है वो इसी का फॉर्मूला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब आपको मैं एक सिंपल सा बात बताऊं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का -3abc का ये फॉर्मूला ये भी तो होता है, क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू
ये मेरे दोस्त हमारा ए बी, बी सी, और ये हमारा सी है। ठीक है, अब ये देखिए, तो मेरे दोस्त ई भी इसी का फॉर्मूला है और वो भी उसी का फॉर्मूला था, तो उसका मान मतलब उसका मान, और उसका तो मेरे दोस्त फॉर्मूला ये भी होता है, इसी पर निकाल लीजिए। यानी ये और ये दोनों इक्वल ही होते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। ए बी बी सी सी ये हमारे पास 8 है, 8 दिया हो जाएगा 24। तो 12 और 12 छक्के 72, 72। चलो भाई, 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रूम नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। अर्पणा कुमारी रूम नहीं मिल रहा है, कल ऑफिस आ जाइएगा और ऑफिस से थोड़ा पता कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, श्रद्धा बैच और अर्जुन बैच दोनों का टाइम 3 बजे है, नहीं, अर्जुन बैच का टाइम 1 बजे से है। अब मेरे दोस्त इसको देखो कि ये क्या है। देखो ये हमारे पास क्या है, थोड़ा इसको समझना कि 10 11 थीटा बराबर कॉट 7 थीटा। तो बताइए साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 9 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 थीटा का मान क्या होगा। आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं मेरे दोस्त कि ये जो हमारे पास 10, ये 10 जो 11 थीटा है मेरे दोस्त, 10 11 थीटा, सोचो कॉट 7 थीटा को क्या हम 10 90 - 7 थीटा लिख सकते हैं क्या। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां देखना, कॉट 7 थीटा को हम 10 90 - 7 थीटा लिख सकते हैं। तो अब दोनों तरफ रेशियो सेम है, एंगल भी सेम होगा, तो दोनों तरफ से 10 छोड़ दीजिए, 11 थीटा और बराबर ये 90 और माइनस में 7 थीटा, 7 थीटा आके ऐड हो जाएगा, 18 थीटा हो जाएगा बराबर 90। मेरे दोस्त थीटा का मान हो जाएगा 5 डिग्री। अब यही 5 डिग्री आप क्वेश्चन पे डाल दीजिए। अब थीटा का मान 5 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, थीटा का मान 5 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 जो हो जाएगा 1/4 प्लस ये सेक 45 रूट रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस कॉसेक 60 ये हो जाएगा 4/3। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 3 चौको तो 4 चौको ये हमारा 16 हो जाएगा। फाइनली हो जाएगा 20 20 और सॉरी 24 और 16 40, 40 और 3 43, 43 और बटे 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 43/12 हो जाएगा। ठीक है, क्या उम्मीद करें कि समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर आज क्लास 3 से 5 का नहीं हुआ था, आज क्लास 3 से 5 का हुआ था मेरे दोस्त। क्यों, क्या दिक्कत कोई हुआ क्या। अच्छा ठीक है अर्पणा जी, हम बात करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए सबसे पहले ये एक शानदार सवाल है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, तो निम्नलिखित में से कौन बीसी के समांतर किसी सीधी रेखा के साथ चलता है। हमें कह दिया कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, तो निम्न में से कौन परिकेंद्र, आई मीन सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, इनमें से कौन बीसी के पैरेलल चलता है। आपको ये सवाल ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये सवाल मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब ये मेरा ए है, ये बी है, और मेरे दोस्त ये सी है। हमें कहा है कि ए से बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये
BC के पैरेलल। कहता है कि शीर्ष ए, बिंदु ए से एक सीधी रेखा जो BC के पैरेलल चलता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सेंटर BC के पैरेलल चलेगा, इनमें से कौन सा सेंटर BC के पैरेलल चलेगा। तो मैं आपको एक चीज पूछता हूं, आपको क्या पूछना है मेरे दोस्त। ये जो हमारे पास एक त्रिभुज है ना ABC, आप कहोगे हाँ जी सर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम BC के मध्य बिंदु, मान लीजिए इस मध्य बिंदु को हम D कह दें, और वैसी स्थिति में हम थोड़ा सा D को मिला दें, तो आपको क्या लगता है मेरे दोस्त, क्या यह हमारा AD माध्यिका नहीं है? आप कहोगे हाँ सर। अगर ये माध्यिका है तो कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, ग्रेविटी सेंटर। आप कहोगे हाँ। ग्रेविटी सेंटर यानी केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ क्या, अब यहां पर मेरे दोस्त एक पॉइंट आप ले लीजिए, कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, एकदम ध्यान से देखना, क्या BC का मिड पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। किसी रेखा का मिड पॉइंट चेंज कैसे होगा? एक बार मिड पॉइंट हो गया तो वही मिड पॉइंट रहेगा। तो मेरे दोस्त आप इससे इसको मिला दीजिए, ठीक है, आप इससे इसको मिला दीजिए। और मेरे दोस्त एकदम प्यार से देखना, अरे BC का मिड पॉइंट तो चेंज नहीं होगा ना, एक बार BC का मिड पॉइंट D हो गया तो यही मिड पॉइंट रहेगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इसको इससे मिला दिया, और अब मेरे दोस्त यहाँ से इसको मिलाया, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, बाद में पता चलेगा क्यों मिला रहे हैं। यहाँ से इसको मिला देना और यहाँ से मेरे दोस्त इसको मिला देना, इसको। और अब मैं आपसे एक बार सवाल और पूछ लेता हूँ। आप कहोगे सर क्या सवाल पूछना? अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछ लेता हूँ, आप शायद इस बात को नहीं समझे होंगे कि हम आखिर इससे इसको क्यों मिलाए। हमने आपको कहा कि BC का जो मध्य बिंदु D है, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? नहीं। किसी रेखा का एक बार मिड पॉइंट हो गया तो वही मिड पॉइंट रहेगा, चेंज कैसे होगा? तो इसको मेरे दोस्त हम इस पैरेलल लाइन पर कहीं एक पॉइंट लेकर इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, तो हमारे पास क्या हुआ, एक और ट्रायंगल बन गया, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया BC, और इसको P कह दे तो P, BCP। आप जरा देखिए BCP में या आखिर PD क्या है? ये तो माध्यिका ही है ना। किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होगी, तो ये PD भी माध्यिका ही है। अगर ये माध्यिका है तो मित्र मेरे कहीं ना कहीं तो हमारा सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। मतलब ग्रेविटी पर कहीं ना, सॉरी, माध्यिका पर कहीं ना कहीं तो मेरे दोस्त सेंटर होगा। कौन सा सेंटर है? सेंट्रॉइड। अगर हम इसको कुछ देर के लिए मेरे दोस्त जीवन कह देते हैं, तो आप ही थोड़ा सा फोकस कर लो, कहोगे क्या कि दोस्त मेरे EB हमारा क्या होगा, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटेगी, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटेगी, बांटेगी नहीं बांटेगी? कहोगे हाँ सर। अब हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा आप इसको मिला दो। आप कहोगे सर इसको क्यों मिला रहे हो? तो इसकी ग्रेविटी सेंटर और इसकी ग्रेविटी सेंटर को जैसे ही हम मिला रहे हैं, ठीक है, मिलाने के बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा अपना पूरा फोकस यहां लाइए, थोड़ा सा मेरे दोस्त अपना पूरा फोकस यहां पे लाइए, यहां पर। ये जो आपका A है, ये जो आपका P है, और ये जो आपका D है। आप देखिएगा E आपका ग्रेविटी सेंटर है और E भी आपका ग्रेविटी सेंटर है, इसको हमने मिलाया है, ठीक है मेरे दोस्त। और अब देखना अच्छे से, आप ये बताओ कि ये 2:1 था और ये भी हमारा 2:1 था। अब मेरा सवाल ये है कि हम तो सिर्फ डी ए और पी इस त्रिभुज को सिर्फ अलग किए हैं। आप देख लो इसको अलग करते हैं, क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि DG और AG का जो रेशियो है मेरे दोस्त, DG1 और GP का ये वही रेशियो है। यानी आपने ये देखा कि जो इनका इनका रेशियो है वही इनका इनका रेशियो है। इसका मतलब है कि ये इसके पैरेलल हो गया। यानी मेरे दोस्त GG1 जो है वो ये इसके पैरेलल हो गया। तब तो मेरे दोस्त आप ही बताइए, AP जो मेरा था वो तो पहले से पैरेलल था BC के, AP पैरेलल था BC के, आइए GG1 पैरेलल हो गया AP के। तो भैया जब GG1 पैरेलल हो गया AP के, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। यानी ये दोनों आपस में पैरेलल था,
ये भी इसके पैरेलल हो गया, तब तो तीनों ही आपस में पैरेलल हो गया। यानी कभी भी हमसे कोई ये पूछे कि किसी त्रिभुज एबीसी में अगर ए से सीधी रेखा जो बीसी के पैरेलल हो तो कौन सा सेंटर है जो बीसी के पैरेलल होगा, तो ग्रेविटी सेंटर है जो बीसी के पैरेलल होगा। और ग्रेविटी सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्रक, है ना। ग्रेविटी सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्रक। ये बेहद ही बेहतरीन चीज था, ठीक है, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। ओके मेरे दोस्त, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जिनको ये बातें समझ में नहीं आई होगी, एक बार हम और इसको समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली दफा आपके सामने मेरे दोस्त दिखा होगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा है। देखिए, हम आपके सामने मेरे दोस्त एक ट्रायंगल बना दिए, आपने कहा ठीक है बनाइए। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। हमसे कहता है कि ए से एक सीधी रेखा, ए से एक सीधी रेखा जो किसके पैरेलल है, ए से एक सीधी रेखा जो पैरेलल है मेरे दोस्त बीसी के। तो कहा कौन सा सेंटर इस बीसी के पैरेलल होगा। तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त आप बस एक काम कर लो कि यहां से बीसी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट ले लो, ले लिया मिड पॉइंट। अब जैसे ही आपने ए से बीसी के मिड पॉइंट को मिलाया तो ये मेरे दोस्त माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो कहीं ना कहीं केंद्रक होगी, है। और केंद्रक माध्यिका को एकदम ध्यान से देखना, केंद्रक माध्यिका को मेरे दोस्त क्या करती है, 2:1 में बांटती है। थोड़ा ऊपरी लिखते हैं, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांट रहे हैं। आप कहोगे हाँ जी सर, चलो ये आपका केंद्रक हो गया। अब हम आपसे एक सवाल ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हमसे ये कहा गया कि कौन सा सेंटर बीसी के पैरेलल है। तो हमारा सवाल यहां पर आपसे ये है कि ये जो मेरा बीसी है, क्या बीसी का जो अभी आप देख रहे हो मिड पॉइंट, क्या इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे, बीसी एक लाइन सेगमेंट है जिसके मिड पॉइंट को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। तो आप यहां पर कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पी ले लिए, ठीक, और उसको मित्र मेरे इससे मिलाइए, मिला दिए, और साथ ही साथ उसको तो आपने मिला ही दिया, और इसको इससे मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए। आपने कुछ देखा, शायद आपने नहीं देखा होगा। आप अगर कुछ देखें तो थोड़ा गौर कीजिए। बी सी और पी भी एक त्रिभुज है जिसमें पीडी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से आके पीडी मिला, यानी पीडी माध्यिका हो गई। तो पीडी माध्यिका हो गई बी पी सी त्रिभुज की। अगर ये माध्यिका है तो कहीं ना कहीं इस पर सेंट्रॉइड होगा, ग्रेविटी सेंटर होगा, जो इसको 2:1 में बांटेगा। अरे हाँ या ना, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं तुरंत आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा इसको मिला लो। अब जैसे ही आपने मेरे दोस्त इसको मिलाया, जैसे ही आपने मिलाया, तो आप गौर करके देखिए, आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। कौन सा त्रिभुज, ये देखिए, आपको एक ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है, एकदम ध्यान से। आपको एक ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है जिसमें ये ए है, ये पी है, ये आपका जी, ये आपका जीवन है, और ये आपका डी है। ये आपका 2:1 है और ये आपका 2:1 है। जानते हैं क्या, यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को अगर एक ही अनुपात में बांटे, ध्यान रखना तीसरी भुजा बोल दी है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा अगर उसे एक ही अनुपात में बांटती है तो वो मेरे दोस्त थेल्स थ्योरम के विलोम से वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। क्या कहा मैंने, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर उसे एक ही अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। तो मेरे दोस्त आप तो जान रहे थे कि बीसी पहले ही पैरेलल था एपी के, तो बीसी पैरेलल था एपी के, है ना, बीसी पैरेलल था एपी के, समझिए। तो अगर बीसी पैरेलल था एपी के, ई पैरेलल हो गया एपी के, तो मेरे दोस्त इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यानी कभी भी आपसे कोई ये कहे कि किसी त्रिभुज में शीर्ष ए से एक सीधी रेखा जो बीसी के पैरेलल है, तो कौन सा सेंटर होगा जो बीसी के पैरेलल होगा, तो ग्रेविटी सेंटर होगा। यानी कि मेरे दोस्त वो मेरा सेंट्रॉइड होगा।
और अभी के टाइम पर ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, बस यही समस्या है आप में। एक क्वेश्चन अच्छा आया, थोड़ा हम उसको बताने लग गए, बस वहीं पर आपका लाइव घट जाता है। और यही कारण से हम यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और ऊपर से आपके पास पेशेंस नहीं है, तो मतलब आप क्या समझ रखे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिएगा तभी कुछ होने वाला है, और नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, मास्टर की तैयारी करना है ना। एक ठोस घनाभ के आयाम 14 सेमी, 18 सेमी और 24 सेमी है। घनाभ के प्रत्येक सतह के केंद्र से 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार काटा गया है, अर्धगोला काटा गया, तो शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब सबसे पहले मेरे दोस्त आप यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक घनाभ हो गया, इसकी डायमेंशन दिया हुआ है, ये मेरे दोस्त हमारा एल, बी और एच हमें मालूम है। ठीक है, हमें कहा गया कि इसके प्रत्येक सतह से, मान लीजिए प्रत्येक सतह से, अगर हम इस सतह की बात करें तो इसी सतह को भी फिलहाल मानिए ना, प्रत्येक सतह से एक अर्धगोला काटा गया, अर्धगोला, और इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? तो अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 से 3.5 से। ठीक है, अब मेरे दोस्त जानते हैं ऐसा वाला जो अर्धगोला है ना, सिर्फ इसी सतह से नहीं, छह सतह से काटा गया है, छह सतह से। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि जब अर्धगोला हम काटते हैं तो सतह बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए, अर्धगोलाकार जब आप इसमें छेद करिएगा ना, तो यहाँ का मटेरियल बाहर चला जाएगा, तो वजन तो इसका घट जाएगा, मतलब आयतन तो घटेगा, लेकिन एरिया घटेगा नहीं, एरिया बढ़ेगा। कहिए वो कैसे? आप जब अर्धगोलाकार यहाँ पर छेद करिएगा तो इतना दूर गोल करके जो है सतह में गिरावट आएगी, सतह में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ का जो मटेरियल है वो में उस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ का मटेरियल गायब होने का मतलब ये हुआ कि कभी अमरूद देखे हैं, अमरूद को बीचों बीच काट के देखिए, आपको सतह पर एक वृत्त नजर आएगा। तो यहां से वृत्ताकार आकृति हटा, लेकिन अंदर जगह भी तो बना। हो गया हाँ सर। तो हमारे सरफेस में, सरफेस जो मेरा डिस्ट्रॉय हुआ है, सरफेस जो मेरा बर्बाद हुआ है, वो अर्धगोला का ऊपरी सतह जो कि एक वृत्त के समान है। तो मेरे दोस्त ऊपरी सतह का मटेरियल यहां से गायब हुआ, यानी क्षति हुई मुझे एक वृत्त के एरिया के समान, क्योंकि अर्धगोला का ऊपरी सतह एक वृत्त होता है। लेकिन एक नया सरफेस क्रिएट हुआ जो अंदर इस तरह से गड्ढा बना, और ये जो गड्ढा बना वो क्या है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो मेरे दोस्त ऐसा ऐसा छह सतह पर किया गया, तो छह अर्धगोला का वक्र पृष्ठ नया निर्माण हुआ। लेकिन ई वाला जो सर्कल कटा ना यहां से, इसकी कमी हुई क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हुआ हर सतह पर। कहिएगा ई बात समझ में हमको नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त देखो, जब हम घनाभ के हर सतह में कोई टेंशन नहीं लेते हैं या जरा भी इसको हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, तो घनाभ का हर सतह एक आयत होता है, और जब इसका हम सरफेस एरिया लेते हैं तो पूरा एरिया आता है। लेकिन इसमें हम हॉल किए हैं ना, तो जितना हॉल किए हैं, तो ये जो सतह पर, यानी कि जो सतह पहले से पैक था, वहां जो मेरे दोस्त छेद हुआ है, तो वहां का मटेरियल गायब हुआ। तो यहाँ का मटेरियल गायब हुआ, यानी कि वृत्त के समान एरिया की क्षति हो गई, लेकिन अर्धगोला के वक्रपृष्ठ के समान एरिया में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि भी हुआ छह सतह पर, कमी भी हुआ छह सतह पर। तो आखिर शेष भाग का एरिया क्या होगा? तो शेष भाग का एरिया निकालने जाएंगे तो हम सीधे कहेंगे कि घनाभ का एरिया में से 6 गो वृत्त का एरिया घटाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जोड़ना क्या होगा? 6 गो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया किसका?
अर्धगोलक। अर्धगोलक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू LB 14 इंटू 18 प्लस BH 18 और इंटू 24 प्लस LH तो हो जाएगा 14 और गुने 24। इसमें 6 वृत्त की एरिया 6 गुने वृत्त का एरिया 22/7 R स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर में जो ये वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या यूज करेंगे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 गो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो 6 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी R के रूप में हम किसको यूज करेंगे? तो अर्धगोला की त्रिज्या भी हमारा 3.5 ही है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार पूरे घनाभ के वक्र पृष्ठ में से हम 6 गो वृत्त हटाए हैं क्योंकि यहाँ का जो लकड़ी होगा वो गायब हो जाएगा और ऐसा ऐसा 6 सतह पर तो 6 वृत्त हटा दिए हैं। तो 6 वृत्त के एरिया के समान नुकसान हुआ लेकिन बेनिफिट क्या हुआ है? तो इस जो डीप में जो नया आकृति बना है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ ये 6 सतह पर, इसलिए हम 6 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ इसमें जोड़ दिए हैं। आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे 2271 नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 2271। ठीक है भाई, चलो आगे चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं ये क्या है, एकदम ध्यान समझना। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया इतना है, यदि इसके आधार की त्रिज्या इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? आप सब जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है? पाई RL। तो R तो हम 35 जानते हैं, L हमें नहीं पता, बराबर कितना है? 3185 पाई है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा? पाई से पाई हमारा कट जाएगा, L बराबर कितना? तो आप देख लीजिए 7 पहले 7 पचे 35 और 5 से 6 पंचे 30, ठीक है, 3 पचे 15 और मेरे दोस्त 7 पचे 35, 7 9 63, 7 एकम 7। तो ये हमारा हो जाएगा 91 सेमी। और अब मेरे दोस्त हम अगर यहाँ पर एक शंकु बनाने जाते हैं तो ध्यान से इसको देखना कि जब आप एक शंकु बनाने जाओगे तो ये मेरे दोस्त आपके शंकु की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या है 35 और शंकु की L कितना है? 91 सेमी। तो मेरे दोस्त हाइट कितना होगा? हम तो सिंपल आपसे कहेंगे कि जब कभी भी इस तरह से समकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम तीसरी भुजा नहीं मालूम और चूंकि डाटा बड़ा बड़ा रहे तो ट्रिपलेट का अनुमान न लगे तो थोड़ा इसको सिंपलिस्ट कर लेना। जैसे आज 7 पचे 35 और 13 सते 91, 7 से 5 बार में और 7 से 13 बार में, ये हो गया 5, ये हो गया 13। जब ये 5 और ये 13 देखा तो निश्चित तौर पर 12 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो आप ही देख लो, इसका 7 गुना यूज हो रहा है ना, तो यहाँ इसका भी 7 गुना हो जाएगा यानी 84 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 84 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 84। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है? 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? एकांतर स्थान पर आए अंकों का योगफल। ध्यान देना कि डिफरेंस, एकांतर स्थान पर आए अंकों का 2 पेयर बनाइए। एक पेयर में 4 3 और 1 है, 4 3 और 1 है, और एक पेयर में 6 और 2 है, 6 और 2 है। तो अल्टरनेट प्लेस पर आए अंकों का 2 ग्रुप बनाइए और इनका डिफरेंस अगर 0 या 11 हो जाए तब तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखो 8 में से 8 0 तो हो ही रहा है, इसका मतलब 11 से कट रहा है। बस चेक कर लो कि 7 से भी कट रहा है, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 21, 7 21, 7 दूनी 14, 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो ये तो हमारा 7 11 दोनों से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर देख लो 5 4 9 1 10 और 6 2 8, डिफरेंस 0 नहीं हुआ, डिफरेंस 2 हो गया तो 11 से नहीं कटेगा। 7 और 1 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ भी डिफरेंस 0 या 11 नहीं हुआ तो ये भी 11 से नहीं कटेगा।
तो अल्टरनेट प्लेस पर आए डिजिट का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 तो वो 11 से कटेगा, और बाकी 7 से हम काट के देख लिए। तो 7 और 11 दोनों से ऑप्शन नंबर ए कट रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, बाकी और कोई आंसर नहीं हुआ। उसके लिए RM कंप्यूटर में देखना है तो उसके लिए आप टेक्निकल टीम को मैसेज करिए या फ़ोन कीजिए, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलो देखो 333 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, अगर इनके पॉजिटिव फैक्टर्स हमें निकालना है तो थोड़ा देखना। 333 का मतलब क्या होता है, 3 गुने 111, 3 अपने जगह पर है, 111 का मतलब 3 गुने 37, तो क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा फाइनली 3 का स्क्वायर और इंटू 37, 3 का स्क्वायर और इंटू 37। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, ऑल फैक्टर चाहिए, तो लीजिए अगर मुझे ऑल फैक्टर्स चाहिए होगा क्या करेंगे, पावर 2 है तो 3 और पावर 1 है तो 2, फाइनली रिजल्ट कितना होगा, 6 होगा। यानी प्राइम बेस में बदलने के बाद पावर को एक एक बढ़ाते हैं और गुना करते हैं, आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि P बराबर मेरे दोस्त ये 96 95 गुने 97 और Q बराबर 97 96 और 98 और 1/97। बताइए क्या रिलेशन होगा, जानते हो दोस्त। इससे हम क्या देख रहे हैं कि इससे ये एक बड़ा है और इससे ये एक बड़ा है, उसी तरह से एकरा से ई एक बड़ा है और एकरा से ई एक बड़ा है? तो एक काम कर ले क्या, तो जब इससे एक बड़ा ये और इससे एक बड़ा ये, इससे एक बड़ा ये और इससे एक बड़ा ये, तो मेरे दोस्त इसी पैटर्न को फॉलो करके कोई और नंबर ले लीजिए ना, छोटा नंबर, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। जरूरी थोड़े ना, क्योंकि सेम पैटर्न का हम नंबर कोई भी लेंगे रिजल्ट वही होगा, है ना। क्योंकि इससे ये एक ज़्यादा है, 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 बड़ा आराम से। तो आप एक काम कीजिए ना, क्या आप एज्यूम कर लीजिए मान अपना मन से, बस उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। जैसे P बराबर हम एज्यूम कर लिए, यहाँ देखिए 95 को हम मेरे दोस्त एक मान लिए, अगर 95 को एक मान लेते हैं तो ठीक है, इससे एक बड़ा ऊपर जाएगा 2 और उससे एक बड़ा यहाँ आएगा 3। उसी तरह से मेरे दोस्त Q क्या हो जाएगा, तो देखो 95 को हम एक माने तो 96 2 हो गया और 97 3 हो गया। ठीक है भाई, तो 97 हमारा हो गया है 3 और 96 को क्या, तो 96 तो हमारा 2 है। अब देखो ना यहाँ पर हम 95 को एक माने थे, तो मेरे दोस्त हमारा 96 क्या हो गया, तो 95 से एक ज़्यादा 96 था, तो एक से एक ज़्यादा 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त और हम ये भी जानते थे कि 96 से एक ज़्यादा 97 है, इसलिए 96 को एक बढ़ा दिए 97 हो गया। तो हमने जो वहाँ पैटर्न देखा उसी पैटर्न के अनुसार नंबर मान लिया, मतलब 95 को एक कह दिया, इससे ये एक बड़ा था तो एक बड़ा कर दिया, उससे एक बड़ा ये था तो इसको भी एक बड़ा कर दिया है। और आगे क्या है 97, तो 97 के लिए 3। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, यहाँ पर 96, तो 96 के लिए हमारा 2, तो फिर वही बात, इससे ये एक बड़ा और मेरे दोस्त इससे ये एक बड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और रही बात R बराबर 1/97, तो 97 के बदले आप 3 लिखे हो तो 97 के बदले 3 हो गया। आओ जरा ऑपरेशन करो, अब 2/3 का मतलब क्या होगा, 0.66 हो जाएगा Q नंबर। अब यहाँ 3/8 क्या हो जाएगा हमारा 0.8 दिया 24 8 सते 56 8 पंचे 40, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 0.33। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम क्या देखें, हम देखें R से बड़ा Q है और Q से बड़ा P है, यानी R से बड़ा Q है और Q से बड़ा P है। ठीक है, R से बड़ा Q है, Q से बड़ा P है, R से बड़ा Q है, Q से बड़ा P है, यही इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए कहीं पर है तो R से बड़ा Q है और Q से बड़ा P है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर R से बड़ा Q है और Q से बड़ा P है, यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर P। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो उतना बड़ा नंबर सॉल्व करेंगे तो मैथ्स तो ऐसे भी खराब हो जाएगा, मुड़ की दही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या होता है। अब इसको देखिए कि आखिर ये है क्या।
दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 385 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? सॉरी, एलसीएम है। अब देखो ना, अनुपात की राशि अगर हम x मान लें तो एक मेरा 7x होगा, एक मेरा 11x होगा। अब रही बात एलसीएम लेने की, तो एलसीएम कैसे लेंगे? जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं है आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही हो गया एलसीएम। और यही एलसीएम हमारा दिया है 385। तो x का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब x का मान जैसे ही 5 हो गया तो हमें कह रहा है छोटी संख्या। अब x का मान 5 है, 7x का मान क्या होगा? 7 × 35। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए कि आखिर ये क्या है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है बस, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मेरे दोस्त ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, क्या हम उसको x माइनस वाई ध्यान देना, x माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? ये आपका x है, और इधर देखिए अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2xy में 3xy घटेगा तो माइनस में xy हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है? भाग, भाग को गुना में बदलेंगे, ये उलट जाएगा, एक्स क्यू वाई को ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ई चला गया ऊपर, वो आएगा नीचे। जब नीचे आएगा तो मेरे मित्र y और इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2xy में प्लस 2xy जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में xy हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे दोस्त हमारा गुना है। ये क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4ab और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a प्लस बी लिखते हैं और इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक, अब जो कटने कुटने वाला है काटी कोटी है। अब देखिए जरा सा, इससे मेरे दोस्त ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इससे आप देख लीजिए ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई चला गया, x माइनस वाई से x माइनस वाई चला गया है। उसके बाद ये x इंटू वाई से ये हमारा एक्स वाई चला गया। फाइनल आंसर कितना बच गया? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 बच गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, और आराम से आप काम कर पा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इतना आसान क्वेश्चन है तो फिर क्या ही सोचना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि हमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया टेन थीटा बराबर 3/5, थीटा का मान 0 और 90 के बीच यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लीजिए मेरे दोस्त, ये हमारे पास हो गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 3 हो गया, अगर यहाँ थीटा रखते हैं तो लंब हमारे पास 3 हो गया, आधार हमारे पास 5 हो गया। अगर हम कर्ण निकालने जाएंगे तो रूट के अंदर क्या होगा? ये हो जाएगा आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा 34। तो इस प्रकार ये 34 हो गया। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 3 और बटे में √34। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण, कर्ण आपका रूट के अंदर 34, ये हो जाएगा 15 और 15 और बटे में 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15/34। कितना आसान है, कितना सिंपल है। श्रद्धा बैच का टाइम क्या है? 3 से 5। श्रद्धा बैच का टाइम है 3 से 5। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बना के आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? आओ मेरे दोस्त ध्यान दो। देखो ये क्या लिखता है, लिखता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10, 10.5 और 14.5 है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जानते हो ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जितना आसान आप इसे समझ रहे हैं।
परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब समझिए। परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब हो गया उस वृत्त की त्रिज्या जो मेरे दोस्त इस त्रिभुज के तीनों सिर से जा रही है, यह है परिवृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज की तीनों भुजा दी हुई है 10, 10.5 और मेरे दोस्त 14.5। आपको बताऊं, अगर ये कंडीशन है ना, तो मेरे दोस्त सरकम रेडियस बराबर होता है ए बी सी और अपॉन 4 डेल्टा। और यहां पर डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम का पालन तो कर नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? तो हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। आइए हीरोन्स फार्मूला एस निकालते हैं। 10 10 20 और 4 34, आधा आधा 35, 35/2 हो जाएगा 17.5। अब अगर एरिया निकालने जाएंगे तो देखिए 17.5, 17.5 माइनस 2 7.5, 17.5 माइनस 10 तो 7.5, 17.5। अरे भैया एस, एस माइनस ए तो 7.5 आएगा, एस माइनस बी ये हमारा 3 आएगा, एस माइनस सी ये हमारे पास 7 आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब आप इसे देख पाएंगे ये हमारा क्या होगा 7 इंटू 2.5, ये 2.5 और इंटू 3, एगो 3 पहले से है और ये 7, 175। ये 75 को तोड़े, ये 3 पहले से था, 7 पहले से था, ये हो जाएगा एक 3 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा और एक हमारा 2.5 बाहर आएगा। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। तो चलिए ए बी सी कीजिए। ए आपका 10 है, बी आपका 14.5 है, सी आपका 10.5 है और नीचे 4 डेल्टा। तो 4 और डेल्टा का मान क्या है? ये 21 और गुने 21 और गुने क्या 2.5, 2.5। अब यहां से आप देख लीजिए कि जैसे ही इस डेसिमल को हटाते हैं तो एक जीरो यहां आएगा और ई दोनों डेसिमल को हटाएंगे तो जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देख लो यहां पर क्या हो सकता है। 21 पंचे 105 और 5 से काट दिए 5 बार में। अब ऊपर हो गया हमारे पास, 5 से काटिए इसको, 5 चौके 20, अब 5 नंबे 45 और नीचे में 4, यानी 12 चौके 48, 2 और 5 इतना। ठीक है, थोड़ा सा देखो मेरे दोस्त कहीं कुट तो नहीं गया, एकदम ध्यान से देखो कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गया। ए बी सी 10, 10.5 और 14.5, नीचे 4 और गुने 21 और गुने 2.5, डेसिमल हटाए एक जीरो, ये दोनों डेसिमल हटाए दोनों जीरो खत्म। अब काटना शुरू किए 21 पंचे, 5 से काटे 5 बार में। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नंबे 45, नीचे रहेगा 4। क्या कहाँ पर मिसिंग हो गया? चेक करो थोड़ा सा। ओह, यहाँ पर मिसिंग हो गया। 5 से काटेंगे 145 को, 5 दूनी 10 और 5 नंबे 45, और अब यहाँ से कटेगा 7.25। ये इस क्वेश्चन को आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। काटने में मिस्टेक हुआ था, मैंने उसको ठीक कर दिया वापस से। अब ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत अच्छे क्वेश्चन में से है, कैलकुलेटिव प्रश्नों में से है। ठीक है, आओ अब देखो इसको, ये क्या है? त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर भुजा ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। ए बी सी का भुजा 8 सेमी है। पी क्यू आर का एरिया क्या होगा? अब ये देखिए है एक्चुअल में क्या मेरे दोस्त, यहां देखना, ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और वो भी समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी भुजा 8 दिया हुआ है तो तीनों ही भुजा 8 हो जाएगा। अब हमें कह दिया गया इसके मिड पॉइंट को अगर हम पी कहें
इसके मिड पॉइंट को हम अगर Q कहें और इसके मिड पॉइंट को अगर हम R कहें, ठीक है, तो आप तनिक ध्यान से इसको देखिए। ये जो हमारे पास PQR का एरिया हमसे मांग रहा है, एरिया PQR, तो PQR का एरिया जो होगा पूरे समबाहु त्रिभुज का 1/4 होगा। 1/4 एरिया ट्रेंगल ABC। अब मेरे दोस्त कैसे एरिया ट्रेंगल ABC निकालेंगे, तो देखिए जरा सा, √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, ये 16√3। तो ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 16√3, यानी यहां से हम देखेंगे 4√3। तो 4√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये किसी भी त्रिभुज में याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसके एरिया बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा, 1/4। ठीक है, आओ जरा इसको देखो। हमें कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि क्या होगा अगर त्रिज्या 14 है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या 7 हो, परिधि 44 और एरिया 154। अब यहां देखिए, त्रिज्या को डबल किए, परिधि भी डबल हो जाएगा और यह एरिया 2 का स्क्वायर गुना, यानी 616 हो जाएगा। यानी बड़े आराम से आप ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन याद रखना आप ए जैसे मारोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एरिया है और आप देखो पहले एरिया मांगा है और एरिया आपका 616 है, C नंबर आंसर लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया हमारे पास 616 है और परिमाप हमारे पास 88 है। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है उस ऑर्डर में आंसर देंगे और थोड़ा देख ताक के आंसर देंगे। ठीक है, चलो अब इसको देखो कि आखिर ये क्या है। हमें कह रहा है कि 1+2 tan² थीटा +2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जहां थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बताइए क्या मान होगा इसका। तो मेरे दोस्त इसका अगर आपको मान निकालना है, हल्का सा आपको बेसिक यूज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा खतरनाक है। तो क्या बेसिक यूज करिएगा, 1+2 tan² का मतलब क्या हो गया, sin² / cos² हो गया, प्लस ये यहां पर 2 sin थीटा और ये देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1/cos² थीटा। अगर यहां पर हम cos स्क्वायर को एलसीएम ले लें तो श्योर यहां पर cos² आएगा और 2 sin² को हम sin² + sin² तो कह ही सकते हैं और प्लस में ई मेरा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। अब ये देखिए cos² और sin² ये तो मेरा 1 हो जाएगा, हो गया हाँ सर, प्लस ई मेरे पास sin² थीटा है और ई मेरे पास 2 sin थीटा। थोड़ा नीचे देखो cos² को 1 - sin² तो लिख ही सकते हैं। अब आप यहां देखिए 1 का स्क्वायर हो सकता है ये, तो A² + B² + 2AB। अगर गौर से देखिए तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर और नीचे A² - B² क्या होता है A - B और इंटू A+। अब आप इसको थोड़ा देखिए कि 1 + sin से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 + sin थीटा और बाय 1 - sin, 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाई सर आधा घंटा आते हैं, आधा घंटा के बाद।
हो गया ये। आओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखो और समझो ये क्या है। हमें कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा PQ व्यास को B तक बढ़ाने से मिलती है। BAQ 105 है, APQ का मान क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये हमारा है व्यास, और व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ सर। आप जानते हो BAQ 105, BAQ 105 यानी ये पूरा का पूरा 105 है, पूरा का पूरा 105। अब 105 में अगर ये 90 है, 105 में अगर ये 90 है, तो मेरे दोस्त ये क्या होगा? तो ये आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। अब आपको मेरे दोस्त एक थ्योरी याद करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और ये है आपकी स्पर्श रेखा, एक सर्कल और ये हो गई एक स्पर्श रेखा। ध्यान देना मेरे दोस्त, एक सर्कल है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये है आपकी जीवा। याद रखना, किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच की जो कोण है, अगर ये थीटा है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा अगर थीटा कोण बन रहा है, तो इसी जीवा के द्वारा सर्कल के दूसरे पार्ट में परिधि पर समान कोण बनेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी जीवा, ये भी स्पर्श रेखा, अगर ये अल्फा है तो इसी जीवा के द्वारा सर्कल के दूसरे पार्ट में परिधि पर अल्फा ही बनेगा। वही बात तो यहाँ भी है। आप देखिए, AP जीवा है और यह स्पर्श रेखा है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच ये आपको 15 बन रहा है ना, तो इसी जीवा के द्वारा सर्कल के दूसरे पार्ट में परिधि पर 15 ही बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको कि हाँ जी सर। अब हमें कहा कि बताइए APQ क्या होगा, APQ क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, जिसमें 90 और ये हो गया 15। 90 और 15 अगर 105 है, निश्चित तौर पर ही 75 होगा, तभी जाकर 180 हो पाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 75 है, ये 75। शुभम सुभाष सुमन मेरे भाई, एक अटेम्प्ट और लगाओ और पूरे दम खम करके, पूरे दम खम से लगाओ, और फिर देखो क्या मजा आता है काम करने में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर ये हमारा सवाल है। 18 नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो एलसीएम और एचसीएफ के का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान है। वो कैसे? आप जान रहे हो कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना है, तो मेरे दोस्त एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, 22 गुने एचसीएफ। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना। ठीक है, हमें कह रहा है कि एक संख्या हमारे पास 132 है, अच्छी बात है। एलसीएम एचसीएफ का योगफल 276, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 276। अगर एलसीएम की जगह 22 एचसीएफ रख दें और प्लस में एक एचसीएफ बराबर 276, ये हो जाएगा हमारा 23 एचसीएफ बराबर 276। तो एचसीएफ का मान क्या होगा? 23 और 23 दूनी 46, ये हो गया एचसीएफ। और मेरे दोस्त यही 12 अगर यहां पर रख दें, एलसीएम हो जाएगा 22 गुने 12। हमें कहता है कि एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा है 22 और गुने में 12, और इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमारा है 12। अब यहां से आप देख लीजिए, 12 से ये 11 बार में जाएगा, 11 से ये 2 बार में जाएगा, इसका मतलब दूसरी नंबर हो गया 24। तो दूसरी नंबर हमारा कितना हो गया? 24। ठीक है, क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा? प्लीज यार बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बना रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं।
अब थोड़ा इस पर फोकस करो। 12 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 5 और पहली 4 का औसत इतना इतना है। छठी 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम है। तो 5वीं और 7वीं का एवरेज क्या होगा? अब सोच के देखिए, 12 संख्या है। यहां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि पहली चार का जो एवरेज है वो हमारा 44 है। योगफल होगा 4 गुने 44, तो मेरे दोस्त हो जाएगा 176। कह रहा है कि अंतिम 5, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा हो गया अंतिम 5। अंतिम 5 का एवरेज है 40, तो योगफल हो जाएगा 200। ठीक है। अब हम अगर अभी आपसे ये कह दें तो बताओ मेरे दोस्त, ये बीच में कौन है? ये बीच में मेरे दोस्त हमारा पहली छठी 5वीं संख्या, छठी संख्या और 7वीं संख्या, यही तीनों है। अब सवाल ये है कि पूरे पूरे 12 संख्या का एवरेज है 42। अगर 12 संख्या का एवरेज 42 है तो मेरे दोस्त उसका योगफल क्या होगा? तो 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 48 और 2 हो गया 50। ये हो गया 12 संख्या का योग। अब आप सोच के देखिए कि अगर 12 संख्या के योग में से पहली 4 और अंतिम 5, यानी कि हम अगर 9 संख्या का योग घटा दें तो क्या होगा? तो 176 और 200, आप इसमें 376 घटा दीजिए। घटाइएगा, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए, ये हमारा 2 होगा और ये हमारा 1 होगा। तो ये जो 128 है, ये एक्चुअल मेरे दोस्त हमारा 5वीं, हमारा छठी और हमारा 7वीं संख्या का योगफल है। ठीक है। अब यहां से हम देख रहे हैं क्या लिखा है। लिखता है छठी संख्या 5वीं से 6 कम है। तो अगर हम एकदम मेरे बात पे थोड़ा सा ध्यान देना कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, तो 5वीं को x मान लेते हैं, इससे 6 कम, तो ये हो जाएगा हमारा x - 6। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, ठीक है, लेकिन 7वीं से 5 कम है। अब समझने की कोशिश करना, छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है, यानी छठी संख्या जो है वो 5वीं से 6 कम है, 7वीं से 5 कम है। तो मेरे भाई मैंने 5वीं को x कह दिया, इससे 6 कम छठी तो x - 6। अब छठी और 7वीं के बारे में सोचो। अगर छठी संख्या 7वीं से 5 कम है, छठी संख्या 7वीं से 5 कम है, यानी 7वीं जो होगा वो छठी से 5 ज्यादा होगा। छठी संख्या 7वीं से 5 कम है तो 7वीं जो होगा वो छठी से 5 ज्यादा होगा। तो अगर हम 5 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा x - 1। क्या हो जाएगा? x - 1। ठीक है भाई। अब आप ये तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे 3x और माइनस का 7, और ये हमारे पास है 128। यहाँ पर 3x बराबर 135, x का मान क्या होगा? 45। और जब x का मान 45 हो गया, 5वीं और 7वीं, तो 5वीं तो हमारा 45 हो गया और 7वीं होगा 45 - 1 44। हमें एवरेज चाहिए 5वीं और प्लस 7वीं, 5वीं और 7वीं, ध्यान दो, 5वीं 45, 7वीं 44, और हमें इसका क्या चाहिए? औसत। 2 से भाग दे दो, ये हो जाएगा हमारा 89 और बटे 2, यानी 44.5। तो 44.5 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, कहीं कहीं पर तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्या लिखता है। प्रथम 7 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग एवरेज क्या होगा? पहले आप ये समझो, 1 + 2 + 3 + 4 ... n। प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योगफल होता है वो मेरे दोस्त n × n + 1/2 होता है। ठीक है, और प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जो होता है n × n + 1, ये 2n + 1 और बाय में
6। ठीक है भाई। और क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। अब रही बात एवरेज निकालने की, तो आप एवरेज बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आप देख लो, अगर हम मेरे दोस्त इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये है योगफल। अगर हमें एवरेज चाहिए होगा, नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे, इसमें n टर्म है तो आप n से भाग दे दीजिए, n से n चला गया, यही एवरेज हो गया। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो एवरेज होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हो। प्रथम 7 बोला है, यानी n का मान है 7, तो हो जाएगा 7 प्लस 1, क्या हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई में 6, ये हो जाएगा 8 और 14 और 1 हो जाएगा 15 और बटे में 6, 120 बटे 6 ये 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 हो। चलिए, ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे भाई, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें कहता है कि 18, 27 और 68 के चौथा अनुपात क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन। देखो सबसे पहले 18, 27 और 68, अगर हमसे कोई इसका फोर्थ प्रपोर्शन मांगेगा तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे 18 ये 27, ये हो गया 68 और फोर्थ प्रपोर्शन को x मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये प्रपोर्शन है, अगर ये चौथा प्रपोर्शन है, पता है क्या होगा, पहला 2 का रेशियो और अगला 2 का रेशियो, ये आपस में प्रपोर्शन बनाएगी। ये आपस में क्या बनाएगी, ये आपस में प्रपोर्शन बनाएगी। यानी इस स्थिति में आउटर आउटर का मल्टीप्लीकेशन और इनर इनर का मल्टीप्लीकेशन, ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहां से देख लो मेरे दोस्त, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 2 से यहां पर हो जाएगा 34, यानी x का मान 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 102। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 2 बच्चे के कारण मैं लाइव से नहीं देख पाती। कौन है वो बच्चा, नाम बताइए। कौन परेशान आपको कर रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, ए और बी है, आपसे कोई कहेगा इसका मीन प्रपोर्शन बताओ क्या होगा, तो 2 संख्या का अगर मीन प्रपोर्शन मांग ले तो क्या हो जाएगा, 2 संख्या का मीन प्रपोर्शन रूट के अंदर ए बी हो जाएगा, रूट के अंदर ए बी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप यहां देखिए, ए बी का थर्ड प्रपोर्शन, अगर ए बी का कोई हमसे थर्ड प्रपोर्शन मांगेगा, थर्ड प्रपोर्शन, तो लीजिए ये हमारा ए बी है, आप थर्ड प्रपोर्शन को x मान लीजिए, मान लिए। तो ऐसी स्थिति में पहला 2 का जो रेशियो होगा, अगला 2 का मेरे दोस्त वही रेशियो होगा, यानी ए का बी के साथ जो होगा, बी का x के साथ वही होगा, फिर वही काम होगा। आउटर आउटर मल्टीप्लाई होगा ax, इनर इनर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, यानी x का मान जो होगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 9/10 का प्राइस कितना है, 9/10 का प्राइस मेरे दोस्त 999 भी है। ठीक है, 1099 भी है, जीएस के साथ 1099 है, और बिना कॉमन पेपर का ओनली मैथ लेंगे तो 999 है। ठीक है, आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। ठीक है भाई, ए, बी और सी, आप तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। हमें कहा कि ये जो 2 संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है
और मेरे दोस्त 80% कम है। ठीक है, 80% कम है। अब आप ही बताइए, दो संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है और 80% कम है, तब तो इसको 100 मानेंगे, तो 100 से 40% कम यानी ये मेरा 60 हो जाएगा। इसको 100 मानेंगे, इससे 80% कम यानी ये मेरे दोस्त हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोकस करो। ये क्या है मेरे दोस्त, ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। क्या कहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि पहले संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को पहले के बराबर करना है, बताओ कितना बढ़ाना होगा। अगर 20 को 60 बनाना चाहेंगे तो 40 बढ़ाना होगा, इससे 20 से, और इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 200% हो जाएगा। ठीक है, अरे काहे मेरे दोस्त गुस्सा क्यों रहेंगे? आप में किसी से गुस्सा नहीं है, आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सब अच्छा होगा, बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा। ठीक है, चलो आओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार को 16% की हानि होती है जब वह 2730 रुपये में कोई वस्तु बेचता है। अगर वह 3458 रुपये में बेचे तो उसका लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? 16% की हानि का मतलब 84%। 84% में बेचने का मतलब है, 16% हानि का मतलब 84% में बेचना। अब 84% में बेच रहे हैं यानी आप 2730 में बेच रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब यहां से आप देखिए, 12 सते 84 और 12 से अगर इसको काटते हैं तो 12 दूनी 24, बचेगा 3, 12 दूनी 24, बचेगा 9। ये क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाओ मेरे दोस्त, ध्यान से। पहले 12 सत्ते, और मेरे दोस्त 7 से इसको भी काटो, 7 21 7 9 63, 4 तिया 12 और 13 तिया 39। 4% का मान इतना, तो 100% का मान क्या होगा? 100% का मान निकालना है, ओ हटाओ ना, सीधे ऐसे लिखो ना, उतना बच्चा है, सीधे लिखो। 16% की हानि का मतलब है 84% में बेचना। जब 84% में बेच रहे हैं तो 2730 में बेच रहे हैं। बताइए सीपी क्या होगा, यानी 100% का मान। यहीं पर कैलकुलेट करिए। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा ये 21 चौको 84 और 25 चौको 100। 21 से इसको काटेंगे, 21 तिया 63, यानी हो जाएगा 0। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32। यानी मेरे दोस्त आपका सीपी कितना आएगा? आपका सीपी हो गया 3250। हमें कहा यही वस्तु अगर 3458 में बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट तो दिख ही रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 208। ठीक है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो मेरे दोस्त प्रॉफिट आपको 208 का नजर आएगा। तो 208 का प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट हमें 208 का हो रहा है, बटा सीपी 3250 और इंटू 100। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे 6.4% का लाभ नजर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए, ये हमारा 33 नंबर सवाल था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आओ अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 23 नंबर सवाल था, 24 नंबर सवाल पे आइए। देखिए 24 नंबर सवाल है, 8%, 15% और 12% के तीन लगातार छूट का एकल छूट क्या होगा? तनिक बना के जल्दी से आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? देखो मेरे दोस्त, ध्यान से देखना पहले। 8% की छूट का मतलब क्या है? छूट दिया जाता है एमआरपी पर और छूट देने के बाद फाइनली बेचा जाता है। 8% की छूट का मतलब है 100 का चीज 92 में बेचना। 15% की छूट का मतलब है 100 का चीज 85 में बेचना। और 12% का छूट का मतलब है 100 का चीज मेरे दोस्त 88 में बेचना। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट हो रहा है तो आप सिंपलेस्ट कर दीजिए, और नहीं तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आसान नहीं रहेगा
थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप चाहो तो छोटा कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे पास 25 चौको, ये हो जाएगा हमारा 23 चौको, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 17 पचे 85। ये 25 चौके 100 और ये मेरे दोस्त हो जाएगा 22 चौके 88। अब इधर आप गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 दूनी 50, 500, 500 को अगर 25 से गुना करेंगे तो 12,500 हो जाएगा। अब इधर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 23 दूनी 46, 46 और 4 हो जाएगा 50। 17 से गुना करेंगे, 17 6 102, 17 पचे 85, 85 और 1 हो जाएगा 86। 17 पचे 85 और 85 और 1 कितना हो जाएगा 86। तो इस तरह से आपने देखा 8602। अब यहां देखो दोस्त मेरे 12,500 एमआरपी है, 12,500 एमआरपी और बेचा इतना में। बताओ छूट कितने का, छूट कितने का, तो 10 में 2 गया 8 होगा, 9 में से 0 गया 9 होगा, 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और 11 में से 8 गया 3, 3898 की छूट किस पर, तो मित्र मेरे 12,500 पर इंटू 100। थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा, ये आपको 31.184, ठीक है भाई, इतना प्रतिशत नजर आएगा, 184 इतना प्रतिशत नजर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव कहीं कहीं पे तो हो ही जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कहीं कहीं पर कैलकुलेशन होगा तो उसको तो करना होगा, ठीक है ना। चलो आओ बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में इतना, और फिर कह रहा है कि उसके 5 वर्षों के बाद इतना, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, पहले आप यहां समझो, कोई धनराशि, क्या हो गया, काम कर रहे हो सब लोग, हैं, कोनो दिक्कत है? क्या लिख रहा है, यूट्यूब पर हल्ला होता है और सुनाई भी देता है, ये मुझे आज मालूम चल रहा है। क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो क्या कहा है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में इतना, देखिए 2 वर्षों में 7920, 2 वर्षों में 7920, कहता है कि उसके 5 साल बाद, 2 वर्ष के बाद 7920 और उसके 5 साल के बाद, 2 साल के बाद और उसके 5 साल के बाद, इसका मतलब क्या है, 7वें साल के अंत, 2 साल के अंत में कोई धनराशि बढ़ के इतना हो गया, और इसके 5 साल के बाद यानी कि 7 साल के अंत में वही धनराशि बढ़कर 11,220 हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, पता है 7 कैसे हुआ, 2 साल बाद इतना और उसके 5 साल बाद, तो 2 साल के 5 साल बाद यानी कि 7 साल बाद, है ना। तो मेरे दोस्त 2 साल के अंत में कोई राशि इतना हो गया और 7 साल के अंत में कोई राशि इतना हो गया, तो आखिर देखो तो कितना वृद्धि हुआ है राशि में, यानी अमाउंट कितना बढ़ गया है। तो 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 तो 0 हो जाएगा, 12 में से 9 तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और 10 में से 7 तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो 3300, तो 3300 मेरे दोस्त अमाउंट बढ़ गया, कब, जब हम कितना साल एक्स्ट्रा रहने दिए, 5 साल एक्स्ट्रा रहने दिए। तो आप ही सोचो कि अगर हम 5 साल एक्स्ट्रा रहने दिए तो इतना एक्स्ट्रा ब्याज बना, मतलब 5 साल में ब्याज बना है 3300, तो 1 साल में कितना, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 660, ठीक है भाई।
अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट प्रतिशत का मतलब होता है 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर बटा प्रिंसिपल और इंटू 100, यही हमारा रेट प्रतिशत है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा फोकस करके देखो। क्या 2 साल के अमाउंट में क्या है, प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बताओ 1 साल में 660, तो 2 साल में क्या हो जाएगा 1320। ठीक है, अब 2 साल में 1320, तो भैया 7920 में अगर 1320 हमारा इंटरेस्ट ही है तो प्रिंसिपल कितना, तो 7920 में 1320 हटाओगे तो ये तुम्हारा 6600 हो जाएगा। क्या 6600 हो जाएगा। आओ अब यहाँ ध्यान दो, 1 साल का प्रिंसिपल 660, सॉरी 1 साल का ब्याज 660 बटा 1 साल का प्रिंसिपल 6600 और इंटू 100 कितना हो जाएगा 10%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10%। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 25 नंबर सवाल है। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2 सहित 2/5 वर्षों के लिए 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। जानते हो छमाही नौमाही की बात तो है नहीं, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है, यानी वार्षिक गणना हो रही है। 2 सहित 2/5 साल का मतलब है पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा और तीसरा साल केवल 2/5 साल। ठीक है, अब आप ही सोच के देखिए, पहला साल पूरा पूरा तो जो रेट होता है वो 1 साल का ही ब्याज होता है, दूसरा साल भी पूरा पूरा तो रेट जो होता है वो 1 साल का ही ब्याज होता है, लेकिन तीसरे साल का केवल 2/5 तो रेट का भी 2/5 ही काम करेगा। 4×4 = 8, 8% काम करेगा। ठीक है, 20% का मतलब तो आप सब जानते हैं 1/5 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है और 8% का मतलब 2/25 होता है। ठीक है, अब आप तुरंत प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लीजिए। 5 प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट के साथ 6 बनेगा पहला साल में, दूसरा साल में फिर 5 ब्याज मूलधन 1 ब्याज के साथ 6 बनेगा, तीसरा साल में 25 प्रिंसिपल 2 इंटरेस्ट के साथ 27 बनेगा। आइए अब जरा सा काम कीजिए, जैसे हम काम करते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, 25×25 ये हमारा 625, ये 36×36 × 27, तो मेरे मित्र 36 और गुने में अगर 27 करने जाएंगे, 7×6 = 42, 21 और 4 = 25, 6×2 = 12 और 3×2 = 6 और 1 7, यानी हो जाएगा 972। तो ये हमारा 972। अब आप बताइए, इतना प्रिंसिपल इतना का अमाउंट बना रहा है तो मेरे दोस्त ब्याज कितना, अमाउंट में प्रिंसिपल हटाओगे ब्याज नजर आएगा, 12 में 5 गया 7 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा और ये 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा, यानी 347। ये हमारा बन गया इंटरेस्ट और इसी का हमें मान चाहिए। हमें दिया हुआ क्या है, प्रिंसिपल 7200, ये जो 625 है ना ये एक्चुअल में दिया हुआ है 7200। अगर मेरे दोस्त 625 का मान 7200 तो एक का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 7200 और बटे में 625। जब एक का मान 7200 बटे 625 तो इसका मान क्या होगा 7200 और बटे में 625 और इंटू कितना, सोचिए जरा सा, एक का मान इतना तो इसका मान क्या होगा, तो 7200 बटे 625 गुने में 347। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करिएगा, ये 3997.44 नजर आएगा, जो अप्रॉक्स 3997 होगा। काहे कि दशमलव के बाद 4 दशमलव के बाद 5 या उससे ज्यादा होता तो 98 लेते, लेकिन 4 यानी 5 से छोटा है इसलिए 97 ही लिए, वही नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है भाई, खुशबू जी कह रहे हैं कि इस बार अमरजीत सर की कृपा से ये जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कृपा ऊपर वाले का है, आपके मेहनत का है। ठीक है, चलो आओ जरा सा अब इसको देखते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि एक ड्राम में 80 लीटर इथेनॉल है, इस तरह पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और पानी से भर दिया जाता है।
फिर 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं, पानी से भर दिया जाता है। अब इस ड्राम में कितना पानी मौजूद है, कितना पानी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ड्राम में पहले से है क्या? ड्राम में पहले से इथेनॉल है। इथेनॉल कितना? 80 लीटर। अब आप कर क्या रहे हैं? बार बार इसमें से 20 लीटर निकाल के पानी डाल रहे हैं 20 लीटर निकाल के पानी डाल रहे हैं। तो बार बार पानी डाल रहे हैं तो धीरे धीरे इथेनॉल की मात्रा घट रही है। और ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसकी मात्रा धीरे धीरे घटेगी उसी के अकॉर्डिंग सवाल बनाएंगे। तो आज इथेनॉल की मात्रा घट रही है ना, तो हम यहां लिखेंगे शेष बचा, शेष बचा शुद्ध इथेनॉल, शेष बचा शुद्ध इथेनॉल और अपॉन टोटल। ध्यान दो, निकालने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर लिखना और पानी मिला देने के बाद टोटल जो हो जाएगा उसको नीचे लिखना। यही काम आपको हमेशा करना है। अब ध्यान दो, 80 में से 20 निकालेंगे, बचेगा 60। फिर से 20 पानी मिला देंगे, 80 हो जाएगा। अभी 80 के टोटल में फिर 20 निकालेंगे, 60 बचेगा। फिर से 20 पानी मिला देंगे, फिर से 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर 20 दिया 60 और 20 चौको 80, 20 दिया 60 और 20 चौको 80। यानी मेरे दोस्त आपको ये समझ में आना चाहिए, ऊपर 9 और नीचे में 16। इस 16 मेरे दोस्त क्या है और इसमें 9 क्या है? 9 आज भी इथेनॉल है। ऊपर में आपने शेष बचा इथेनॉल लिखा है। अब 16 में 9 इथेनॉल है, पानी कितना होगा? तो मेरे दोस्त पानी अगर देखने जाएंगे, ध्यान दो पानी कितना होगा। तो 16 में 9 इथेनॉल है तो 7 पानी बच गया। और क्या, ये जो तुम्हारा 16 है ना टोटल, वो रियल में लीटर में कितना है? 80 लीटर। 16 का मान 80 तो 1 का मान हो जाएगा 5 और 1 का मान 5 तो 7 का मान हो जाएगा 35। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 35 हो जाएगा। 35 35 35। ठीक है, डरना नहीं है किसी को, जो डर गया वो गया। ठीक है, मैं कभी नहीं डरा, आपको भी नहीं डरना है और लगातार हिम्मत बांध के रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा होगा, आप बढ़ो तो सही। देखो, ए किसी काम को 35 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये 35 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल वर्क 15 और 35 का एलसीएम लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 105। 35 दिया 105 और 15 सते 105। ठीक है, उन्होंने 7 दिन तक एक साथ काम किया। अब आप बताइए, ए और बी जो है 7 डेज तक एक साथ काम किया। 7 और 3 10, 10 क्षमता से 7 दिन करेंगे तो 70 काम करेंगे। अब कहता है फिर बी छोड़ दिया और अब ए अकेला, शेष काम का 60%। 105 में अगर 70 काम हो गया तो शेष काम बच गया 35। शेष काम का कितना? 105 में 70 हो गया तो बच गया 35। शेष काम का 60% ये अकेला कितना दिन में करेगा? तो ए की क्षमता कितना है? 3। आइए अब सॉल्व कीजिए। यहाँ 3 से मेरे दोस्त ये कट गया हमारा 20 बार में, और 20 से कटेगा ही 5 बार में, और 5 से ही कटेगा 7 बार में। फाइनली हमारा 7 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मेरे दोस्त, काफी ज्यादा शुभचिंतक लोग आ गए हैं। अब शुभचिंतक आ गए हैं और गजब गजब का मैसेज करना स्टार्ट किए हैं, थोड़ा उनको संभाल लीजिएगा शुभचिंतक लोगों को। अब ये बताइए, इस वक्त ये अपने मुंह से बोलना उचित नहीं होगा, जो भाई प्लेटफॉर्म में पढ़ने आते हैं, रिजल्ट की क्या श्रृंखला लगी हुई है। लगातार भाई लोग मिलने आते हैं, बॉयज गर्ल्स सभी मिलने आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन। और चिंता मत कीजिए,
धीरे धीरे करके टेलीग्राम पर सिलेक्शन वाली चीज सबूत के साथ डाला जाना शुरू हो चुका है, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। ठीक है। आप उल्टा बोलना चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म में सेट लगाता है ये वो, देखा ना, जो यहाँ पर काम करता है ना, मैक्सिमम उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये डाटा कहता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं ये क्या है। एक काम को 15 दिन में बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में समाप्त किया। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले ए अकेला किसी काम को मेरे दोस्त 15 दिन में खत्म करेंगे। ए और बी के बारे में कहा है, उसको थोड़ा सा समझिए। कहा गया कि ए बी से 25% ज्यादा कुशल है। नहीं नहीं, बी ए से ज्यादा कुशल है। तो ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता को 100 मानिए, इससे 25% ज्यादा, यानी बी की क्षमता 125 होगा। रेशियो लेने जाएंगे, ये हमारा 4:5 हो जाएगा। आप जानते हैं मेरे दोस्त, ये 4 क्षमता है ए का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और खत्म करता है 15 दिन में। इसका मतलब टोटल काम 60। अब कह रहे 4 दिनों तक ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी अगर 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे ना, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में 36। 4 दिन में 36। अब कह रहे शेष काम को सी 8 दिन में करता है। अब सोचिए ना, सी शेष काम 60 में से अगर 36 काम हो गया, शेष काम बच गया 24। अब 24 काम को सी अगर 8 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है सी। और एक दिन के काम को ही क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। और अब हमें कहता है कि तीनों मिल करके अगर काम करे तो कितना दिन में होगा। तो काम तो है टोटल 60, और तीनों एक साथ काम करेगा तो 5 4 9, 9 और 3 12। ठीक है। ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 5 और सी का 3। 5 4 9 3 12, 12 क्षमता से काम करेंगे, 5 दिन का समय लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जरा देखिए। ये क्या है? दो कार ए और बी 60 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे का कम समय लेता है, तो शहरों के बीच की दूरी क्या होगा? अब ध्यान देना मेरे दोस्त एक बात, जैसे ये हमारा एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। दो व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, एक एक्स की स्पीड से गया और एक मेरे दोस्त वाई की स्पीड से गया। तो दोनों जाए, या फिर मेरे दोस्त ऐसा हो कि एक जाए और दूसरा आए, और ऐसी स्थिति में लगने वाले समय का अगर गैप दिया रहे, तो यहां पर दोनों स्थान के बीच की दूरी जो होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और इनटू मेरे दोस्त क्या होता है? टाइम गैप। क्या होता है? टाइम गैप। अब ध्यान दो, 60 और गुने 108, 60 गुने 108 बटे एक्स माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 48, और इंटू टाइम गैप। टाइम गैप कितना है? टाइम गैप आपका 2 है। अब ये 12 पंचे 12 चौको 4 से 27, वो कितना जाएगा? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको देखिए, ये क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक धारा में 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर आती है। देखो हुआ क्या है दोस्त, धारा के विरुद्ध और धारा के दिशा में
12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर रिटर्न आया। गया होगा अगर धारा की दिशा में, नाव प्लस धारा, और आया होगा रिटर्न धारा के विपरीत, नाव माइनस धारा। गया है धारा के विपरीत, आया है धारा की दिशा में, कोई बात नहीं। विपरीत जाएंगे तो बी माइनस एस, और धारा की दिशा में जाएंगे तो बी प्लस एस। नाव प्लस धारा, नाव माइनस धारा, ये वाली स्पीड काम करेगा। अगर नाव की चाल बी माने, धारा का चाल तीन तीन दिया हुआ है, तो नाव प्लस धारा दिशा वाली चाल, नाव माइनस धारा विपरीत वाली चाल। कहा जाने और आने में टोटल समय 60 मिनट का लगता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अब क्या करना है दोस्त, जल्दी से इसका एलसीएम लीजिए। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि आंसर देख रहे हो खतरनाक है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एलसीएम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका गुना यहाँ पर होगा 12b और माइनस 36। इसका गुना यहाँ पर होगा 12b और प्लस 36 बराबर 1। मेरे दोस्त यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 36 से 36 तो चला गया। अब इसका गुना यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ 12 12 24b। एक तरफ कर लीजिए, बी स्क्वायर 24b उस पार जाएगा तो माइनस 24b, और मेरे दोस्त ये माइनस 9 बराबर 0। हमने क्या किया, सबको उस पार ले आया, 24 को भी उस पार ले गया। तो ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, माइनस 4ac, 4a बी स्क्वायर का गुणनफल 1 है। सी करने जाएंगे तो आप देख लीजिए, सी आपका है -9, और बाय में 2a, ए हमारे पास 1 है। यहां से देख लें अगर हम, तो b बराबर क्या हो जाएगा 24, और प्लस माइनस 576 और प्लस 36 कितने हो जाएंगे, 6 6 12, और 7 3 10 1 11, और 5 और 1 6। तो यहां से मेरे दोस्त हो जाएगा 6 6 12, और 7 3 10 10 और 1 11, 5 1 6। ये रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर हो जाएगा 612। अब 612 कैसे काम करें, तो 612 क्या लिख सकते हैं, 17 17 3 51, 17 6 102, यानी ये हमारा हो जाएगा 6√17। तो ये हमारे पास हो गया 6√17। ठीक है, और बटे में मेरे दोस्त है 2। अब बीच में प्लस लेना है या माइनस, अगर बीच में हम प्लस लेते हैं, 17 का वर्गमूल लगभग 4 होगा, 4 पर पॉइंट समथिंग, तो 6 गुना 4 पॉइंट समथिंग 24 से बड़ा होगा। अब 24 में 24 से बड़ा घटेगा माइनस में, और चाल कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए बीच से माइनस नहीं लेंगे, बीच में प्लस लेंगे। ठीक है, तो बीच में प्लस लेंगे तो हो जाएगा 24, और प्लस में 6√17, और बटे में 2। 2 कॉमन करके काट दीजिए, 2 कॉमन करके काटिएगा तो हो जाएगा 12, और प्लस में 3√17। ज़्यादा 3 कॉमन करेंगे, 4 प्लस √17। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, तो कहीं कहीं कभी कभी इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन भी होते हैं। कि बीच में हम माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस लेंगे तो 24 से बड़ा आ जाएगा 6√17, और 24 में से 24 से बड़ा चीज़ घटेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मेरे दोस्त 20 से हम हटा दिए माइनस को, सीधा सीधा प्लस ले लिए। आओ अब इसको देखो, ये क्या है, ये बड़ा आसान है मेरे दोस्त। एक पॉइंट है हमारा -7 और कोमा 6, और एक दूसरा पॉइंट है हमारा 5 कोमा 0। हमें कहा इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा पर कहीं एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम नहीं जानते, लेकिन ये पॉइंट पूरे इस ए बी को क्या करता है, 1:3 में बांटती है, 1:3 में बांटती है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे, विभाजन बिंदु का x क्या होता है, mx2, या देखो mx2 हो जाएगा 5, प्लस nx1 3, और गुने -7 हो जाएगा -21, और बटा a प्लस बी हो गया। विभाजन बिंदु का y, my2 0, ny1 18, और बटे में ये हो जाएगा 4। ये फाइनली होगा -4, और यहाँ पर हो जाएगा 9/2 यानी 4.5। इसका मतलब सेक्शन पॉइंट हो जाएगा -4 और 4.5।
थोड़ा क्लियर लिखिए। अच्छा ठीक है, क्लियर लिखते हैं। देखिए विभाजन बिंदु का x निकालते हैं। ये हमारा mx2 और nx1 और बाई में m प्लस n। विभाजन बिंदु का y my2 प्लस ny1 और बाई में m प्लस n। ये हमारा x1 y1 x2 y2 और ये है m और n। ठीक है, चलो 33 नंबर सवाल पे आओ और देखो ये क्या है। स्लोप m हो गया, y इंटरसेप्ट c हो गया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, y m है -4, ये हो गया x प्लस सी है आपका 2। एक तरफ ले आइए, 4x प्लस वाई और बराबर मेरे दोस्त 2 रह जाएगा। हम देख रहे हैं कि सब ऑप्शन में बराबर में 1 है, तो बराबर में अगर 1 लाना है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। 4x बटा 2 2x हो जाएगा प्लस y/2 y/2 बराबर 1। 2x प्लस y/2 बराबर 1। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, जानते हो अगर यहीं पर ऐसा होता कि मान लो कि स्लोप तुम्हारा m होता और ये जो y इंटरसेप्ट है, अगर यहाँ पर x इंटरसेप्ट होता, x इंटरसेप्ट, तो यही स्लोप इंटरसेप्ट का समीकरण जो है वो बदल जाता। क्या हो जाता? y बराबर m इंटू एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी, फिर ये हो जाता। ठीक है, कब? जब मेरे दोस्त वहां पर x इंटरसेप्ट होता तब। अब इसको देखो, ये क्या है। P एक व्यवसाय में 3500 रुपये निवेश करता है। 5 महीने के बाद Q कुछ निवेश करके व्यापार में जुड़ता है। Q को मिलने वाला लाभ P से 50% ज़्यादा है। Q का निवेश क्या होगा? अगर मेरे दोस्त समझो थोड़ा सा, अगर ये व्यवसाय 1 साल ही चला है तो 5 महीने के बाद अगर Q जुड़ा है, इसका मतलब Q रहा कितना? 7 माह तक रहा, 7 माह तक रहा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो देखना। P की पूंजी गुने P का समय बटे Q का इन्वेस्टमेंट और इंटू Q का समय बराबर P का लाभ बटे Q का लाभ। तो Q का लाभ P से 50% ज़्यादा है, P का लाभ 100 मान लो, Q का लाभ 50% ज़्यादा होगा। P की पूंजी P का समय, Q की पूंजी Q का समय बराबर P का लाभ बटे Q का लाभ। ठीक है, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है। 7 × 5 = 35, 2 0 से 2 0 चला गया। अब यहां से इसको देखने चले जाएं तो क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60, 60 और गुने 15 9000 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 9000 हो जाएगा। 9000। मेरे दोस्त एक्चुअल में ये 6p नहीं है, एक्चुअल में 6p नहीं है, ये सिर्फ 6 है। आइए 35 नंबर सवाल हमें कहता है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। आपको पता होना चाहिए वास्तविक नहीं होने का मतलब ये हो गया कि d लेस देन 0। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, d लेस देन 0। ठीक है दोस्त, तो देखो d लेस देन 0 कहाँ होता है, जरा d निकाल के देखो यहां पर। अगर यहां पर d निकालोगे तो b², अरे d बराबर होता क्या है? b² - 4ac। तो लीजिए d का मान यहां निकाल लेते हैं। b² - 4a और ये c, ये 0 है। ये d बराबर 0, ये तो रियल है। ये तो यहाँ पर तो d बराबर 0 होगा तो रियल भी होगा और रूट इक्वल भी होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो जरा सा, b², 4 का स्क्वायर 16 - 4ac 4, a तो a हो गया, c यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए 16 - 20 हो जाएगा -4, जो कि 0 से छोटा है, और 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। और हमें यही तो कहा था कि रियल नहीं है। वही चीज़ यहाँ भी निकाल के देख लो, b² 16 - 4ac 4a, a है 1 और c है मेरा -5, 20 और 16 ही हो जाएगा 36।
यानी ग्रेटर देन 0। ये तो मेरे दोस्त हमारा रियल है ही। ठीक है, तो हमें कहा था कि कहाँ रियल नहीं है, जब डिस्क्रिमिनेंट का मान, विवेचक का मान 0 से छोटा हो, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं होते हैं, इमेजनरी होते हैं। और इमेजनरी रूट केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, अब आओ जरा इसको देखते हैं, ये क्या है। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखो x-2 का होल स्क्वायर है, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास 2x स्क्वायर और प्लस में 2x। मतलब क्या है, उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें स्क्वायर वाली टर्म जिंदा रहेगा, एक्स स्क्वायर जाके घटेगा भी तो एक एक्स स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। और मुझे बोला द्विघात समीकरण नहीं है, तो जो द्विघात समीकरण है वो तो आंसर नहीं होगा। यहाँ भी देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा, एक्स स्क्वायर जिंदा रहेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, और जो होगा उसको आंसर नहीं देना है। अब रही बात इसकी, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो मेरे दोस्त दिख तो रहा है लेकिन बचेगा तब तो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 4x आके जुड़ेगा 7x, और मेरे दोस्त ये हमारा -3 बराबर 0। आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो भला द्विघात समीकरण कहाँ से आया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसको देखो, ध्यान दो, क्या पूछ रहे हो, सिलबट क्या होता है। हम समझ गए, तू पवन सिंह का गीत सुन लिया है, और सिलबट सिलबट कर रहा है? चलो ध्यान दो, हम समझ नहीं रहे हैं। वो गाना नहीं है, सिलबट पे चूड़ियां फोरे लुए जान, यही गाना तुम सुन लिए हो, अब मास्टर से सिलबट का मीनिंग पूछ रहे हो। है अजीब बात है। हम यहाँ पर हम यहाँ पर एपीजीपी पढ़ाते पढ़ाते मरे जा रहे हैं, और तुमको यहाँ पर सिलबट सूझ रहा है। एग्जामिनेशन में जब बैठेगा ना, तब पता चलेगा सिलबट किसको कहते हैं। समझा, ध्यान दो। सात पता नहीं ऐसे ऐसे लड़के, ध्यान दो। 7 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, डॉट 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 7 की पावर n का गुणेत्तर माध्य क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, ए और बी, यहाँ ध्यान देना, ए और बी, इसका जो गुणेत्तर माध्य होगा वो a इंटू बी का स्क्वायर रूट होगा। ए बी और सी तीन है, इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा वो ए बी और सी के गुणनफल का घनमूल होगा। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब जितने टर्म उतना रूट, अगर 5 टर्म होगा फिफ्थ रूट, 6 टर्म होगा सिक्स्थ रूट, यहाँ n टर्म है तो n रूट हो जाएगा 7। ध्यान देना, आपको n टर्म तो है ही, गुणोत्तर माध्य चाहिए, nth रूट होगा। 7 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 की पावर 4, ये 7 की पावर n। ठीक है, अब आप यहां देखिए, n टर्म को गुना करके nth रूट निकालिए, यही आपका जीएम है। 5 टर्म होता, पांचों गुना करके फिफ्थ रूट निकालते, यही मेरा गुणे ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, 7 की पावर, 7 गुने 7 गुने 7, बेस इक्वल है तो गुना में पावर जुटेगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 डॉट, ये मेरा है। ठीक है, और मेरे दोस्त यहां पर हमारा nth रूट है 7 की पावर, ये हो जाएगा क्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, n इंटू n + 1 में, और ये देखिए nth रूट का मतलब हुआ पावर 1 में। अब यहां पर n से n हमारा कट जाएगा, फाइनल आंसर 7 की पावर n + 1/2, n + 1/2, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब इसको देखो, ये क्या है, एक किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, एक किसी काम को
35 दिन में कर सकता है। हम देख रहे हैं कि ए बी के बारे में और फिर मेरे दोस्त बी सी के बारे में दिया हुआ है। बी सी के बारे में देखिए क्या लिखा है, ए बी और सी इफिशियंसी के बारे में लिखा हुआ है। लिखता है कि ए सी, ध्यान दो वहां पर, बी ए से 30% कम, बी की क्षमता ए से कम है। ए की क्षमता को 100 मान लो, इससे 30% कम यानी 70 हो जाएगा। सी की क्षमता बी से 25% ज्यादा है, तो ऐसा करो बी की क्षमता को 100 मान लो, इससे 25% ज्यादा यानी हो जाएगा 125, हो जाएगा 125। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिए, ये हमारा 70 है और ये मेरे दोस्त हमारा 100। ठीक है, थोड़ा सिंपलेस्ट कर लो मेरे दोस्त, 10 से 10 चला गया, ये 25 चौको 25 बचे, जिसके आगे खाली उससे भर दो, जिसके पीछे खाली उससे भर दो। जब ए बी और बी सी का रेशियो मालूम हो, ए बी सी का निकालना हो, तो जिसके आगे खाली उससे भर दो, जिसके पीछे खाली उससे भर लो, कर दो गुना, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 28 और ई हो जाएगा तुम्हारा 35। ठीक है, ई हो गया तीनों की इफिशियंसी। टोटल वर्क तो यहीं पे निकल जाएगा। कैसे? ए, जो ए एक दिन में 40 काम करता है और वो 35 दिन में काम खत्म करता है, तो वैसी स्थिति में टोटल काम हो जाएगा 1400। अब क्या कह रहे हैं, बी और सी 10 दिन तक काम करते हैं, तो मेरे दोस्त बी और सी से 10 दिन तक काम करवाइए, बी और सी। तो बी और सी की क्षमता 8 5 13 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, यानी 630 काम तो डन कर देंगे। अब इसके बाद ए अकेला शेष काम करेगा, 1400 में 630 काम कर देंगे तो बचेगा 770, और इस काम को करेगा ए अकेला। ए की क्षमता है 40, 0 0 चला गया, क्या बचेगा? 19 चौको 76, 1/4 इतना बचेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, लगातार 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको बोर नहीं लग रहा है? हमको भी मन कर रहा है बीच में बंद करके चल जाएं, छोड़ दें, हैं? तू इतना लाट साहब है भाई लोग कि एगो लाइक का बटन प्रेस करने में भी इतना परेशानी है, हैं? हम यहाँ प्यार का समंदर लुटा रहे हैं, तू प्यार, एक चुरू प्यार भी नहीं लुटा सकता है, हैं? अजीब स्थिति है। ध्यान दो, एकदम बस मूवी की तरह देख रहे हैं, मूवी की तरह, मूवी की तरह देखने से काम नहीं चलेगा। चलो बढ़ो भाई, मास्टर भी आदमी है भाई, थोड़ा मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि शांत दशमलव, शांत दशमलव कब होगा? जब ऊपर में कोई नंबर और नीचे ओनली 2 होना चाहिए, या ओनली 5 होना चाहिए, या फिर 2 and 5 बोथ, 2 and 5 बोथ। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस स्थिति में ये शांत माना जाएगा। अब देखो यहां हम काट भी देंगे ना, 11 सते 77, 30 सते, फिर भी नीचे में 3 नजर आएगा, ये शांत नहीं है। 7 से एक ही साथ कटेगा, फिर भी एक साथ बचेगा, शांत नहीं है। 343 है नीचे, 29 से कटेगा भी नहीं, ये भी शांत नहीं है। लेकिन 15 चौको 60, और मेरे दोस्त 40 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 2, 8 8 पंचे 40, केवल 2 और 5 है, यही शांत है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना सब लोग, ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्त कि ऊपर में कोई नंबर है और नीचे 2 की पावर m, या मेरे दोस्त 5 की पावर n, या फिर 2 और 5 बोथ के अलावा, के अलावा कोई और हो, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन याद रखना, अशांत कहने से पहले एक बार काट जरूर देना इस तरह से। क्यों? क्योंकि आज अगर ऊपर 15 पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ 600 पर ध्यान देते,
तो 3 गुना 200, 3 यहाँ भी नजर आता, फिर इसको भी अशांत कह देते, है ना। तो जब अशांत, अशांत तभी कहना जब ऊपर नीचे कोई कटने वाला हो, काट दो, उसके बावजूद भी 2 5 के अलावा कोई बचे तो आप कह दो अशांत। जैसे यहाँ देखो, कटना वाला था, काट दिया, फिर भी नीचे 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। वही बात यहाँ है, एक साथ से एक साथ कट गया, फिर भी एक साथ बच गया नीचे, इसको भी कहेंगे अशांत आवर्ती। रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कभी भी अनावर्ती नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बॉडमास में जानते हो पहले गुना का क्रिया होगा तब होगा प्लस का, 5 पचे 25, 25 5 30 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 पचे 25, 5 30, यहाँ भी 30 हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, फाइनली 1 हो जाएगा इंटू, यहाँ देख लो 1/25 भाग गुना में बदलेगा तो 25 ऊपर जाएगा, तो 5 से कटेगा 5 बार में, तो ऊपर मेरे दोस्त हमारा 5 नजर आएगा। नीचे 1/25, ये उल्टेगा 5 ऊपर, 5 से कट जाएगा तो ये 1/5 रह जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 24 और बटे में 5 इंटू ये कितना है 10/2। मेरे दोस्त ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस पहले होगा, ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस पहले कर दिए, 24/5। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ से आप देख लीजिए 25 और माइनस में 24 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है, और आप में से किसी को भी 9th के लिए और 6 के 8 के लिए मैथ्स का बैच चाहिए होगा, तो आप सीधा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाना और सीधे श्रद्धा बैच ज्वाइन कर लेना, सीधा श्रद्धा बैच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।